नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर 5 के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इससे पहले वाली चारों क्लासेज अच्छे से अटेंड कर ली होगी और वहां पर जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में एनालिसिस किया था, जो जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, उन तमाम कॉन्सेप्ट को आप सभी ने समझ लिया होगा। अलोंग विद जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम सभी ने प्रैक्टिस की थी, उन सब की मालूमात आप सभी ने हासिल कर ली होगी। फाइनली चौथे लेक्चर के बाद हमारा ये पांचवा लेक्चर रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर के, जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए या किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, या आप बात कर सकते हैं लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, इन तमाम लोगों का किस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है, आज की वीडियो में हम इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आखिरी तक आप सभी बने रहेंगे। लेक्चर अगर आपको यूजफुल लगता है, क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपने पांचवें पार्ट को शुरू करें, पांचवें लेक्चर को शुरू करें, उससे पहले मैं उन तमाम माय डियर फ्रेंड्स को बता देना चाहता हूं जो पहली बार हमारी वीडियोस के अंदर आए हैं। देखिए, इनकम टैक्स का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका टाइटल है रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे इस टॉपिक को लेकर के 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। जहां पे पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अलोंग विद जब आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, तो वहां पे हम लोग कुछ बेसिक कंडीशंस को आजमाते हैं या बेसिक कंडीशंस को चेक करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हमने देखा था कुछ स्पेशल केस हैं या एक्सेप्शन केस है, इनके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी। फिर हमने कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन को डिटेल में एनालिसिस किया था, अलोंग विद काफी ऐसी न्यूमेरिकल्स थी जिनका हमने प्रैक्टिस कर लिया था। इसके बाद तीसरे लेक्चर के अंदर हमने एडिशनल कंडीशन अलोंग विद द बेसिक कंडीशन को मिला करके हमने काफी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था, और वहां पे कुछ स्पेशल केसेस वाले न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। अगर मैं बात करूं अपने अगले लेक्चर की, इसके बाद हमने बात की थी अगर आपको एचयूएफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है तो किस तरीके से उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करा जाएगा, कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इन तमाम बातों पर मालूमात हासिल करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा आगे। आज हम चलेंगे और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके लेक्चर 5 के अंदर जितने भी हमारे बच गए, चाहे वो एसोसिएशन हो, पर्सन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, या आप बात कर लीजिए आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इन तमाम लोगों के केस में किस तरीके से हम लोग उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक कर पाएंगे, किस तरीके से हम कहेंगे एक पार्टनरशिप फर्म आपकी रेजिडेंट है कि नहीं, किस तरीके से आप लोग एक लोकल अथॉरिटी के लिए टर्म यूज करेंगे। तो यहां से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसे आप सभी ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस लिया था, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस के अंदर हमने देखा कि एग्जैक्टली इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के बेस पे हमने उसको रेजिडेंट या आपका नॉन रेजिडेंट डिसाइड किया था। सेम केस आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट कंपनी, कंपनी को छोड़ के अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग किसी भी फर्म की बात करते हैं, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, अगर आप लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं, अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, या आप लोकल अथॉरिटीज की बात करते हैं, या इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एजेपी माने आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इन तमाम लोगों के रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर हमें चेक करना है तो इस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग चेक करके चलेंगे क्या आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, माने अगर आप लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वहां पर भी हम उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को चेक करेंगे। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं वहां पर भी हम सेम चीज चेक करने वाले हैं। लोकल अथॉरिटी एजेपी के केस में, तमाम केसेस में हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है माय डियर फ्रेंड्स आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहते हैं इन तमाम बॉडीज का, तो हम किसके बेस पे निकालेंगे, उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के बेस पे। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अगर जैसे अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स अगर कंप्लीटली या पार्शियली इंडिया के अंदर है, माने या तो पूरी की पूरी तरह उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, या उसका कुछ हिस्सा पार्शियली अगर वो इंडिया के अंदर है, तो उसको हम लोग रेजिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? उस पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फर्म को, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, उस लोकल अथॉरिटी को या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर होली है या पार्शियली है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? रेजिडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अदरवाइज अगर उसका कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड द इंडिया है तो उस केस में हम उसको एनआर बोलेंगे, माने नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? तो आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी है। किसकी केस में? फर्म के केस में, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के केस में। इन तमाम चीजों के केस में अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को चेक कीजिए। अगर उस पर्टिकुलर फर्म का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शियली इंडिया के अंडर है तो हम क्या बोलेंगे? उसको वो रेजिडेंट है। और अगर आउटसाइड द इंडिया है कंप्लीटली होली तो हम उसको क्या बोल देंगे? नॉन रेजिडेंट बोल देंगे। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी और बुनियादी सी डेफिनेशन है। देखिए इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल की स्टडी की। इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, बेसिक कंडीशन 1 प्लस में बेसिक कंडीशन 2, यहां से चेक करना है। फिर हमने देखा एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2, और मैंने आपको बताया इन दोनों के बिहाफ पे हम या तो क्लासिफाई करेंगे आपका जो पर्सन इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। फिर अगर आपका रेजिडेंट है तो यहाँ पर भी दो कैटेगरिया बन गई थी, एक आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया था, एक आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया था। क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग इंडिविजुअल के केस में पढ़े हैं। इसके बाद हमने देखा सेम केस आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में देखने को मिलता है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेक्शन 6 है, सबसेक्शन 2 है और सेक्शन 6 है, सबसेक्शन 6 है। यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ही जिक्र करते हैं। यहाँ पर भी सेम केस आपका बना था, या तो आपका रेजिडेंट बनेगा या तो आपका नॉन रेजिडेंट बनेगा। और रेजिडेंट के केस में भी आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। क्लियर? ये दोनों बातें हमने कहां से क्लासिफाई की थी? यहाँ पे हमने देखा था एडिशनल कंडीशन नंबर 1 अगर फॉलो होती है, एडिशनल कंडीशन नंबर अगर 2 फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ये बात हम लोगों ने कही थी। माने देखिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, वो इंडिविजुअल के केस में लागू होती है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में लागू होती है। इसके अलावा जितने भी आपके पार्टनरशिप फॉर्म बच गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बच गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बच गए या लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, वहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आपका रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। वहां पर हमें ये चेक नहीं करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स बातें आपको क्लियर रही होंगी। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है ये आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखी हुई है। क्लियर? याद रखिएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर किसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन लिखी हुई है? पार्टनरशिप फर्म के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, लोकल अथॉरिटीज के लिए और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के लिए। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो गया। एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है सर जिसके बारे में आपने बात नहीं की कि कोई भी कंपनी है, कोई भी आपकी क्या है? कंपनी है, उस कंपनी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि हमने जब बात की थी पर्सन की इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वहां पर कंपनी को इंक्लूड किया गया था। तो अगर आप लोग कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना चाहते हैं ना तो उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 के अंदर दिखी हुई है। हम बात कर रहे थे अभी तक सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 की, अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 की, 6 के 3 की। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं? हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, कि आपकी कंपनी रेजिडेंट होगी कि आपकी कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। ये वाला स्टेटस आपका चेक करना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप लोग कंपनी की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन आप लोग कह सकते हैं, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, या कंपनी अगर हिंदुस्तानी है, अगर आपकी कंपनी है वो कैसी है? हिंदुस्तान की कंपनी है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑब्वियस सी बात है रेजिडेंट होगा। और अगर आपकी कंपनी फॉरेनर है तो वो कहां पे चली जाएगी? वो आपकी नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चली जाएगी। माने जितनी भी इंडियन
इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का मतलब देसी लैंग्वेज में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं, अगर उनका इनकॉर्पोरेशन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर उन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। क्लियर है, कहां पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। और उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है हमेशा क्या रहेगा, रेजिडेंट रहेगा, माने उनको हम लोग आर की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 आपको आजादी देता है, ये डेफिनेशन आपको देता है। क्लियर, तो जो भी इंडियन कंपनी है वो आपकी हमेशा रेजिडेंट रहेगी, और जो भी आपकी अदर कंपनी है, अदर कंपनी के केस में भी मैं फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं, और फॉरेन कंपनी का अगर पोयम, पोयम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपका क्या लिखा हुआ है, पोयम। पोयम की फुल फॉर्म होती है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोयम, पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपकी फॉरेनर कंपनी है या आपकी इंडियन कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है, उस केस में अगर उसकी पोयम इंडिया के अंदर है तो उसको रेजिडेंट बोलेंगे, रादर देन वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्लियर, तो कंपनी के केस में सीधा सा फंडा है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी, और अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और फॉरेन की कंपनी का पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर उस साल, जिस साल इनकम की बात हो रही है, माने प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, उस साल अगर उसका पोयम इंडिया के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाएगा आपका रेजिडेंट कंपनी। अदर देन वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चली जाएगी। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स बातें यहां तक आपको समझ में आई होंगी, चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी। इंडिविजुअल को स्टडी करने के बाद, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टडी करने के बाद, हमने बात की आपकी पार्टनरशिप फर्म की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, और आपकी लोकल अथॉरिटीज की, और हमने बात की आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की। इनका एक पैरामीटर है, इनको सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अंदर केवल और केवल कंपनी की बात की गई है, और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। और अगर अदर कंपनीज की बात करते हो, जो आपकी फॉरेनर कंपनी हो या फिर कोई एमएनसी हो, व्हाटएवर यू कैन से, उस केस में अगर उसका पोयम उस साल इंडिया के अंदर है, माने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वो आपकी रेजिडेंट कहलाएगी, रादर देन वो कैसी होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। अब जिन भी बच्चों को पोयम समझ में नहीं आया है वो यहां से भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। पोएम की फुल फॉर्म होती है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम की फुल फॉर्म होती है, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर की मैनेजमेंट एंड द कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक ऐसा प्लेस जहां पर आपके कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं और की मैनेजमेंट डिसीजन जहां पे लिए जाते हैं, वो किसी भी कंपनी का पोएम कहलाता है, माने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी। रेजिडेंशियल स्टेटस को जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग अंडरस्टैंड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, वैसे वैसे आपकी बुनियादी समझ रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर के मैच्योर होती जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लैरिटी आपको मिला होगा, यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां पर आकर के आपने सभी जितने भी आपके डेफिनेशन थी किसी भी पर्सन की इनकम टैक्स को लेकर के, उन तमाम लोगों के रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालना सीख लिया है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके सेकंड चैप्टर का कंप्लीट टाइटल क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने के बाद फाइनली अब बात आती है स्कोप ऑफ द टोटल इनकम की, कि अगर आपको टोटल इनकम की बात करनी है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करनी है, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर दो तरीके की इनकम होती है, एक इनकम को आप लोग इंडियन इनकम बोलते हो, एक इनकम को आप लोग फॉरेनर इनकम बोलते हो या फॉरेन की इनकम बोलते हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 5 के अंदर स्कोप ऑफ टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है। पहली चीज आपको नोट करनी है, माने अगर आपसे पूछा जाए स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स ऑफ विच सेक्शन, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सेक्शन नंबर 5 के अंदर स्कोप ऑफ टोटल इनकम को एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, एक आपकी इंडियन इनकम है, दूसरी आपकी फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम सिंपल सी है, इंडियन इनकम के अलावा जो भी इनकम बच गई वो क्या कहलाएगी, वो फॉरेन इनकम कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुद्दा ये है कि इंडियन इनकम किसे कहेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स मैंने लिखी हुई है। अगर इंडियन इनकम की बात करता हूं, कोई भी ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हुई है इंडिया के अंदर या डीम्ड टू रिसीव हुई है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, इंडियन इनकम बोलोगे। माने आप लोग क्या कह सकते हो,
इनकम रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हुई है इंडिया के अंदर या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम बोलेंगे। दूसरी इनकम भी है, एक ऐसी इनकम जो अक्यूर हुई है या अराइज हुई है, मानी कहां से कमाई गई है वो, या डीम्ड टू बी अक्यूर इन अराइजेस इन इंडिया, यानी कि एक ऐसी इनकम जो आपको मिली इंडिया के अंदर या जो कमाई आपने इंडिया के अंदर, वो इनकम क्या कहलाएगी, इंडियन इनकम कहलाएगी। रेदर देन बाकी जितनी भी इनकम बच गई है ना, वो सारी इनकम क्या कहलाएंगी, वो फॉरेन इनकम कहलाएंगी। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, एक बार जहन में रखेंगे तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैं समराइज कर देता हूं, टैक्सेबिलिटी ऑफ ए इनकम फॉर द इंडिविजुअल एंड द एचयूएफ। अगर आप सभी को याद है तो मैंने बताया था, देखिए मैंने बताया, अभी भी आपको बताया, अगर आप लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं या आप लोग एचयूएफ की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका स्टेटस रेजिडेंशियल है कि नॉन रेजिडेंशियल है। नॉन रेजिडेंशियल है तो यहीं पे छोड़ देंगे, और दोनों केस में यहाँ पे अगर आपका रेजिडेंशियल है तो क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो यहाँ पर इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी, बहुत डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ इस मुद्दे पर, क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा आगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो इट्स ओके। आगे क्या समझना, आगे ये समझना है, अगर आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, हमने क्या कहा, हमें किसके ऊपर टैक्स देना है, ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना है। माने आपकी इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर आते हैं तो आपको दो सबके ऊपर टैक्स देना होगा। अगर आप लोग नोट, अच्छा अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो केवल और केवल आपको इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है। ये बात उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगी, हमें केवल और केवल इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है। लेकिन अगर आप लोग नॉट ऑर्डिनरी के केस में आते हो तो यहाँ पे दो कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स बनती है। एक तो आपको इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स देना ही देना है, माने इंडिया से जो भी इनकम कमाया है उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही देना है, पर आपको ऐसी फॉरेन इनकम जो आपको बिजनेस से मिली है या प्रोफेशन से मिली है, कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया है, समझ में आया, एक ऐसा फॉरेन बिजनेस या प्रोफेशन जो कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया है, उससे जो इनकम होगी ना, उस फॉरेनर इनकम को आप लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि इस कैटेगरी में रखेंगे जहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, तो बहुत बेसिक बातें हैं। माने अगर आप लोग आरओआर है, रेजिडेंट एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर आप आरएनओआर है, माने रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आपको इंडियन इनकम के अलावा फॉरेनर इनकम ऐसी जो बिजनेस और प्रोफेशन से आई है और उस बिजनेस और प्रोफेशन को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, हेड एंड ब्रेन कहां पर है, इंडिया पर है, तो उसको आरएनओआर की कैटेगरी में रखेंगे। एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट, आपको केवल और केवल इंडियन इनकम के ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है। क्लियर, ये तो बात हो गई है आपकी इंडिविजुअल की और आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। अब आप बात करेंगे सर जो आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है या आपका जो फर्म है या फिर आप लोग कह सकते हैं जो भी आपका लोकल अथॉरिटी है, इन सब के केस में क्या होगा, इन सब के केस में केवल आपकी रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। माने इन सब के केस में सिर्फ ये दो ही स्टेटस है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों का स्टेटस रेजिडेंट है, अगर आप लोगों का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, अगर आप लोगों के पास इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल होगी, चाहे आपका स्टेटस रेजिडेंशियल हो चाहे आपका नॉन रेजिडेंशियल हो। अगर आपकी फॉरेन इनकम है और अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट है तो आपकी इनकम टैक्सेबल है, और अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी जो इनकम है वो कैसी होगी, नॉन टैक्सेबल होगी। क्लियर, तो ये अदर एसएससी, अदर एसएससी का मतलब अभी अभी मैंने बताया ना, आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, आप लोग पार्टनरशिप फर्म की बात कर सकते हैं, आप लोग लोकल अथॉरिटी की बात कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की बात कर सकते हैं। क्लियर, तो तमाम लोग किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको चीजें यहां तक समझ में आई होगी, यहां तक आपको एक 100% क्लैरिटी मिला होगा। आज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को बहुत डिटेल में जाना, अच्छे से समझा। हमने सबसे पहले इंडिविजुअल को समझा, फिर हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को समझा, कंपनी को हम लोगों ने समझा, फिर एक कैटेगरी आपकी बनती है
पार्टनरशिप फर्म को लेकर के, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को लेकर के, लोकल अथॉरिटी को लेकर के, और जितने भी मैंने आपको बताया ना जहां पे आप लोग ये जो 2-3 कैटेगरी है इनको इंक्लूड करके चलते हैं, इन सबका अपना एक क्राइटेरिया होता है। कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल है, इस मुद्दे पर चर्चा की। किसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, इस मुद्दे पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये जो 5वां लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि करीब करीब अभी क्लासेस भी आपकी शुरू नहीं हुई है। टाइमली आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के बहुत जल्दी सिलेबस को कवर कर लें। इस तरीके से हमारे लेक्चर को डिजाइन किया गया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कोई अपडेट देना चाहते हैं कि कुछ आप इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।